बच्चों, आज हम नास 2021 की तैयारी की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। होप है कि इससे छात्रों एवं शिक्षकों को सहयोग प्राप्त होगा आगे की तैयारी के लिए। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण 2021, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 हम प्रयास करते करते अपनी दक्षताओं को बढ़ा के आगे हम सफलता प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम कक्षा 8वीं के गणित का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे है। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं और हमें पहचानना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या इनमें से कौन है। तो पहले हम समझेंगे कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। प्रकृति में हमारे चारों तरफ गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि आपके चारों तरफ कितने वृक्ष हैं, तो आप हमेशा 1 2 3 1 2 3 4 से ही गिनना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार सबसे छोटी प्राकृत संख्या हुई 1। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हुआ ये? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारे स्क्रीन में दूसरा प्रश्न आ गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक बिंदु से रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। चलिए बताते हैं कि एक बिंदु से कितने रेखाखंड हम खींच सकते हैं। तो ये हमने बनाया, बिंदु थोड़ी बड़ी कर दी है, हमने इसको मोटी कर दी है। हालांकि सामान्य नेत्र से देखने पे इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। चलिए अब हम रेखाखंड खींचते हैं। 1 2 3 4 5 और जब तक हम खींचना चाहें हम खींच सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा केवल एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, असंख्य होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे स्क्रीन में अगला प्रश्न क्या आ रहा है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को समझने के लिए हमें पहले कुछ संख्याओं को समझना होगा। उन संख्याओं में होगा पहले हमें भाज्य संख्या। तो हम देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ यानी कि वो खुद। और गुणनखंड किसे कहते हैं हम? गुणनखंड उसे कहते हैं जिस संख्या से वो संख्या पूरी की पूरी भाग जाती है। चलिए हम चेक करते हैं। 2 किससे भाग जाता है बच्चों? 1 से। और किससे जाता है? 2 से। तो हमने देखा कि वो 1 से या खुद से भाग जाता है और इसके केवल 2 गुणनखंड है। अतः ये संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या होगी। अब अगला हम चेक करेंगे 6। तो 6 को देखते हैं हम किससे किससे भाग जाता है। तो 6 भाग जाता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यानी कि हमने देखा कि इसके 4 गुणनखंड है। तो 2 से अधिक जिनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। हमने 2 प्रकार की संख्याएं देखी, भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद, वो होती है अभाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्या। इसके पश्चात हम एक चर्चा करेंगे 1 पे। चलिए 1 किससे किससे भाग जाता है? 1 से जाता है और केवल 1 से जाता है। अर्थात इसके गुणनखंड जो हैं, फैक्टर जो हैं, वो केवल 1 ही है। तो ना ये भाज्य के नियम का पालन कर रहा है ना अभाज्य का, इसलिए इसे हम कहते हैं अद्वितीय संख्या। अर्थात 1 जो है ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऑटो का नंबर 1729 है। इस नंबर की खास बात है। तो चलिए हम देखते हैं, यह एक वीआईपी नंबर है? नहीं, यह रामानुजन संख्या है। हाँ बच्चों, यह एक जो है रामानुजन संख्या कहलाती है। ये विशेष संख्या है, इसे आप याद रखेंगे। यह एक रामानुजन संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और लघुत्तम समापवर्तक 12 है। यदि एक संख्या उसमें से 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सबसे पहले हमें एक सूत्र जानना है कि महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर, यदि 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों का गुणनफल। अगर 2 संख्या ए और बी है तो उनका गुणनफल। इसमें मान रखते हैं महत्तम समापवर्तक हमें दिया हुआ है 2, लघुत्तम समापवर्तक हमें दिया हुआ है 12। पहली संख्या यदि ए से प्रदर्शित करें तो वो 6 और दूसरी संख्या
बी जो नहीं पता है, जैसे ज्ञात करना है। तो चलिए हम पक्षांतर कर देते हैं। तो हमें पता है कि पक्षांतर करने के बाद 6 बटे में आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। इस तरह से हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई 4। तो हमें मालूम हुआ कि इस सूत्र को हमें हमेशा याद रखना है कि महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण होता है 90 अंश से अधिक का कोण। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक बराबर चाप लेके इसको केंद्र मान के हम इस चाप को बराबर त्रिज्या लेके काटेंगे। उसके पश्चात इन तीनों भागों को एक पुट्ठे में हम करेंगे और हम एक के बाजू में एक रख देंगे, तो हमें कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। और ये आकृति आप सभी जानते हैं कि चांदी की आकृति है और इसका मान होता है 180 अंश। अर्थात ये पता चला कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। चलिए अब हम देखते हैं 90 अंश से अधिक, यानी हम ले लेते हैं 91। ठीक है, अब 2 के लिए कितना बचा? 89, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको अगर हमने जोड़ा तो ये आया 180 अंश, मतलब हम एक अधिक कोण ले सकते हैं। अब एक हम उदाहरण देखते हैं कि हम दो अधिक कोण ले लें। 91 91, ठीक है, 90 अंश से अधिक, तो 2 और ये आया योग 182 अंश, जबकि ये केवल दो अधिक कोण का है, तीसरा अभी बाकी है। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो उत्तर मिला कि हम अधिकतम जो है वो एक ही अधिक कोण त्रिभुज में ले सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु अर्थात किसे कहते हैं बच्चों? जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है। तो एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसकी तीनों भुजा बराबर है और दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों ही 4 4 हुए। अब हम एक नियम पढ़े हैं कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के विपरीत के कोण, सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी इस भुजा के सामने का ये, इस भुजा के सामने का ये दोनों बराबर। इसी तरह से अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण, अर्थात तीनों बराबर हुए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और तीनों बराबर है, तो हम इसे 3 से भाग दे देते हैं। तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 60 अंश, अर्थात उत्तर जो है हमारा वो होगा कितना बच्चों? 60 अंश, क्योंकि 60 60 60 180 अंश। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम की आयु 30 वर्ष और श्याम की आयु 25 वर्ष है, तो दोनों की आयु के बीच, सॉरी हमारा अगला प्रश्न खुल गया है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। ये हो गया है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, हाँ ये भी हमने कर लिया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, राम की आयु और श्याम की आयु जो है 30 वर्ष और 50 वर्ष है और उनके बीच अनुपात, अनुपात का अर्थ बटे भी होता है, हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अनुपात क्या होगा? 6 का पहाड़ या 5 का पहाड़ा पढ़िए, दोनों 5 से भाग जाएंगी, इकाई में 0 और 5 है तो 5 से जाएगी, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30 और बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ 6:5 अर्थात सी। तो समझ में आया बच्चों? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनू और मोनू के पास कुल मिलाकर 40 टॉफियाँ है, दोनों के पास कुल मिला के 40 टॉफियाँ हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। हमारा प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू और मोनू के पास कुल मिलाकर 40 टॉफियाँ हैं को 4:1 के अनुपात में बांटने पर मोनू को कितना मिलेगा? तो सोनू के बाद मोनू है और 4:1 दिया हुआ है, 4:1 यानी ये सोनू का अनुपात है और ये मोनू का। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे मोनू का बटे कुल, तो कुल कितना हुआ? 4:1। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 40 गुणित 1/5। अगर यहाँ पे सोनू का दिया होता तो आप यहाँ पे बच्चों 4 लिखते और फिर नीचे योग करते हैं अनुपातों का। तो इस तरह से प्राप्त हुआ 5 अट्ठे 40, अर्थात सही उत्तर जो है हमारा वो हुआ बच्चों
8। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1/5 का प्रतिशत रूप होगा। तो 1/5 भिन्न के रूप में है और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ 1/100 होता है अगर आंकिक में लिखें। तो चलिए हमारे पास प्रश्न है 1/5। हम हर को 100 कैसे बना सकते हैं? तो यदि हम 20 से गुणा करें तो 20 पंचे 100। तो नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें प्राप्त हुआ 20/100। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अब हम जानते हैं 1/100 के स्थान पे प्रतिशत लिखते हैं। तो 1/100 के स्थान अंश में हमारा 20 है और 1/100 के स्थान पे हम लिख देंगे प्रतिशत। तो इस तरह से उत्तर हमें प्राप्त हुआ 20%। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी आपको समझाया था कि एक हम त्रिभुज की आकृति लेंगे और बराबर चाप से बराबर त्रिज्या लेके इसे केंद्र मान के इसको हम काटेंगे और उसके पश्चात तीनों को रखेंगे तो इस तरह की एक चांदी की आकृति प्राप्त होगी और ये हमेशा 180 अंश होता है। तो इस तरह त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? इसका संधि विच्छेद कर दोगे आप तो आपको मिलेगा सम। सम अर्थात बराबर और द्वि मतलब दो, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, का एक कोण 100 अंश है। मान लेते हैं ये वाला कोण जो है वो 100 अंश है अंतः कोण। तो शेष दो बराबर कोणों का माप बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तीनों का योग 180 अंश होता है। इसको 100 मिल गया बच्चों तो इन दोनों के लिए 80 बचा और 80 को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटना है। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ 40-40 अंश। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा 40 अंश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंक 2, 4, 6, 8 का उपयोग कर बनाई जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 4 अंक है अर्थात हम प्रारंभ करेंगे इकाई से। इकाई 4 अंक है तो कहाँ तक जाएगा बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो हम जो है इकाई में सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, फिर सबसे छोटी संख्या अगर 2 का काम हो गया है उसके बाद अगली तो ये आएगी हमारी 4, उसके बाद छोटी 6 और इसके बाद बची 8। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि आज हजार की तरफ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लेंगे तो वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार उत्तर प्राप्त हुआ 8642, उत्तर सी। तो इस तरह से हमारा जो है ये उत्तर सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, अभी हमने प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा की है कि वो 1 से 1 से प्रारंभ होता है। तो चलिए हम लोग प्लस करेंगे 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9। प्रथम 10 लेना है इसलिए 10 तक जाएंगे। अब इनको योग करेंगे। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 29 30 34, 34 और 6 कितना हुआ बच्चों? 40, 45 और ये हुआ 45 के बाद 4 प्लस करेंगे तो हुआ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। इस तरह से योग हुआ 55 या 55। हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का अर्थ होता है कि हम भाग देते हैं जितनी संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से भाग देंगे, 1 शून्य है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह से समांतर माध्य अर्थात औसत होता है, संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ डी। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? हमें समझना है कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं कि और उनकी जोड़ियां बन जाए
तो वो पूर्ण वर्ग होते हैं, और जोड़ी नहीं बने तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से भाग देके निकाला जाता है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नियम 18 और 3 तिया 9। बच्चों इसकी जोड़ी बन रही है, तो ये संख्या जो है क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग है। तो हमें तो ये देखना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए हम 729 का चेक करते हैं। इसी तरह से 620 का करेंगे और इसी तरह से 40 का करेंगे। समय बचाने के लिए हम वर्ग को याद भी रखेंगे ताकि हम जल्द से जल्द समय बचा के कर सके। तो 400 जो है इसका वर्गमूल होता है 20, यानी 20 गुणित 20 420, और 729 भी हमें मालूम है। तो 620 का हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है और किस तरह से नहीं है। तो 620 का निकालते हैं हम। तो चलिए 2 से भाग जाएगा, इकाई में शून्य है, 5 से भी दे सकते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इकाई में 5 है, 5 से भाग जाएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब हम इसकी जोड़ी बना रहे हैं, तो 2 की तो बन गई, लेकिन और 5 और 3 की नहीं बनी, अर्थात 620 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से हम 729 और 400 का भी निकाल के देख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, श्रृंखला में हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आशा सिंह ठाकुर। डेली की हमारी श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप अभ्यास करेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।